वंदे मातरम, नमस्तम। आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से 2011 में कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ में कितना बड़ा धोखा दिया, कितनी बड़ी गद्दारी हुई देश की जनता के साथ। इसको आपको समझने की आवश्यकता है। देश में 2011 में एक कानून पास हुआ और उस कानून का नाम था द इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। यह आपके सामने स्क्रीन पर है, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। लेकिन मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब देखिए, इस कानून को अच्छे से समझ लीजिएगा। यही वो कानून है जिसने आपके फाइनेंशियल सिस्टम को, पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को, आपके समस्त पैसे को कूड़ा कर दिया। देखिए, समझिए, ये वो कानून है। इस कानून को समझते हैं एक एक करके। मैं आपके सामने पॉइंट्स, जो बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, वो बताने की कोशिश करता हूं। ये कानून, इसके चैप्टर्स, इसकी परिभाषा है, डेफिनेशंस पे चलते हैं। यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक बात को समझिए, इस कानून में जहां जहां गवर्नमेंट शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक बड़ी बात जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हमने आरटीआई लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, तो आगे भाई का जवाब था कि उनको नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है। वो हालांकि हमें पता है, आरबीआई जानबूझ करके उस तथ्य को छुपाना चाहती है। अब देखिए, इस 2011 के कानून के हिसाब से कौन कौन मिंट, कौन कौन सिक्के बना सकता है। पावर टू एस्टेब्लिश एंड एबोलिश मिंट, 3 नंबर का पॉइंट है। चौथा पॉइंट जिसमें जो कहता है कि डिनोमिनेशंस, डायमेंशंस, डिजाइन एंड कंपोजिशन ऑफ कॉइन्स। चलते हैं स्टैंडर्ड वेट एंड रेमेडी। इसको समझिए, द स्टैंडर्ड वेट ऑफ द कॉइन ऑफ द एनी डिनोमिनेशन minted under the provisions of section 4 and the remedy allowed in making of such coins shall be such as may be prescribed in this behalf by the गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहां गवर्नमेंट से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी देश की मुद्रा होती है, वो करेंसी, उसमें 3-4 पॉइंट्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहली बात तो वो किस धातु की बनी हुई है, वो सिल्वर की है, वो गोल्ड की है, वो आ, आ, शीशे की है या कॉपर की है या कौन सी धातु की है। एक ये चीज होती है। दूसरी बात, उस करेंसी का एक स्टैंडर्ड वेट होता है। जैसे कि आपका सिल्वर का है तो कितने का वेट है, आपका गोल्ड का है तो कितने का वेट है, और साथ में उसका एक स्टैंडर्ड फाइननेस होती है, कितनी फाइननेस की वो धातु जो है वो प्रयोग में ली जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि 2011 से पहले जो कानून देश में चलता था, उस कानून के हिसाब से 1 रुपया बराबर सिल्वर का 1 रुपया, चांदी का रुपया, जिसका वेट होता था 11.666, 11.66 का। अब आप बोलेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं। अब सोचिए 2011 में क्या किया इन लोगों ने, उस कानून को हटा दिया और फाइनेंस को हटा दिया। यानी कि 2011 के बाद से देश के अंदर जितना भी रुपया, कागज का रुपया प्रिंट हो रहा है, उसके बदले में आपको सिल्वर कॉइन नहीं मिलेगा। ये जो आपको क्रोमियम का जो कॉइन जो होता है, जो क्रोमियम और निकल का जो बन के आपके सामने आता है, वो दिया जाएगा। वो भी उसका वेट और जो उसका जो फाइननेस है, वो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तय करेगी। यानी कि जो सिल्वर की जो बैकिंग थी, इस कानून से सिल्वर की बैकिंग को हटा दिया गया है। भारत में अब नोट के ऊपर सिल्वर की बैकिंग नहीं रही। 2011 के अंदर इतना बड़ा गहरा षड्यंत्र देश की जनता के साथ में हुआ। 2011 के अंदर आप लोगों के साथ में, आपके परिवार के साथ में, हमारे साथ में एक बहुत बड़ी गद्दारी इस देश की जनता के साथ में हुई। अब आप बोलेंगे जी, ये तो कुछ बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसको समझिए, एक आपके सामने स्क्रीन पे और मैं शेयर करता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो मैं कह रहा हूं वो बात सही है या नहीं है। ये आप देखिए, इन विकिपीडिया से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इसको आप समझिए।
एक रुपया जो है वो कॉइनेस एक्ट 1835 के हिसाब से कंपोस्ट ऑफ 91.7% सिल्वर। एक रुपये के कॉइन के अंदर 91.7% सिल्वर होता है। बाकी का जो परसेंटेज है 8.3% के आसपास वो उसके अंदर मिक्सिंग होती है दूसरे की। और जो उसका जो वेट होता है वो 11.66 ग्राम डिफाइंड है। 180 ग्रेन्स कहते हैं उसको, और उसका डायमीटर और सब कुछ तय है। तो आप समझिए देश के अंदर 1835 के कानून के हिसाब से एक रुपया, चाहे वो कागज का नोट ही क्यों नहीं हो, क्योंकि कागज का नोट उसी रुपये का इंटर एक्सचेंजेबल करेंसी है, वो मतलब वो करेंसी के साथ में एक्सचेंजेबल है, क्योंकि वो प्रोमिसरी नोट है। जो आपके साथ में जो दिया गया है उसको कहते हैं प्रोमिसरी नोट। वो प्रोमिस नोट है कि आप जब उस प्रोमिस नोट को आरबीआई के सामने प्रस्तुत करेंगे या आरबीआई की किसी ब्रांच के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो आरबीआई की ब्रांच उस प्रॉमिस नोट के बदले में आपको एक, मान लीजिए आपने एक रुपया दिया, तो आपको एक सिल्वर कॉइन मिलेगा जिसमें 91.7% शुद्धता होगी और साथ में उसका वेट 11.66 ग्राम होगा। यदि आपने 10 रुपए का नोट दिया तो ऐसे आपको 10 सिक्के आपको मिलेंगे। ये होता है किसी देश का करेंसी सिस्टम। परंतु हमारे देश में कांग्रेस के समय में 2011 में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय जो वित्त मंत्री थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। उन्होंने देश की जनता के साथ में इतना बड़ा धोखा कर दिया, इतना बड़ा धोखा कर दिया कि आप और हमारा सारा का सारा पैसा लूट लिया गया। तो कांग्रेस के समय में ये कानून पारित हुआ और देश की जनता का समस्त पैसा, जो एक्चुअल में सिल्वर बैकिंग के साथ था, और साथ में पुरानी बात करेंगे तो सिल्वर वर्सेस गोल्ड की एक अलग से करेंसी एक्सचेंज रेट चलती है, उसको समाप्त कर दिया गया है। 2011 के बाद से देश की समस्त मुद्राएं, समस्त रुपया, उसके पीछे किसी प्रकार का कोई सिल्वर बैकिंग, कोई गोल्ड बैकिंग या धातु की बैकिंग अब नहीं रही। अब आपके पास जो पैसा है वो सिर्फ टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, उसकी वैल्यू इतनी है, और जब चाहे सरकार बंद कर सकती है। और अब तो आपके सामने एक और नया पंगा आने वाला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उसके अंदर तो और भी आपका सब कुछ जाने वाला है, वो हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं। मित्रों, इसके साथ में आपको यह समझना होगा इस समस्या के साथ साथ कि समाधान क्या है। अब इसको कैसे समाधान किया जाए। आपका जो पैसा, आपके फोर फादर्स का पैसा, आपके पिताजी का, आपके दादाजी का, आपके ग्रैंडफादर का पैसा जो लूटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ये भारत सरकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा आपका लूटा, और लूट करके जो आपको कागज के टुकड़े दिए, उन टुकड़ों के बदले में इनको जो सिल्वर देना था वो नहीं दिया। लेकिन 2011 में कानूनी तौर पर उसको समाप्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने सिर्फ एक रास्ता बनता है, अधिक से अधिक संख्या में लोग संसद में जाएं और जाकर के इस कानून को बदले। नंबर एक, यदि आप इस ताकत पे नहीं पहुंच पाए, कम ताकत में पहुंच पाए, तो इस कानून का विरोध करें। और कम ताकत में पहुंच पाए, मान लीजिए 5-10 लोग ही संसद पहुंच पाए, तो इसको संसद के पटल पर उठाया जाए। और मान लीजिए आप नहीं जीत भी पाए, तब भी देश के अंदर 200, 400, 500 लोग चुनाव लड़े, और लड़ करके इसके पैम्पलेट बनाए और करोड़ों लोगों तक उसको बंटवाए। और एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी कोशिश करेगा तो कम से कम देश में 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ लोगों को इस कानून के बारे में इस चुनाव के अंदर, 2024 के चुनाव के अंदर जानकारी दी जा सकती है। तो देखिए किस प्रकार से देश के साथ कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी गद्दारी की है। निश्चित तौर से इसको दंड देने का समय आ गया है। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।